तो ईरान के तख्त पर आसीन नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी। और यकीन मानिए दोस्तों, ये कांटों भरा ताज है। और याद कीजिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नए सुप्रीम लीडर की दौड़ में सबसे आगे मुश्तबा खामेनी थे। जी हां, अधिकतर पत्रकारों ने इस नाम को सिरे से खारिज कर दिया था। बड़ा प्रश्न, अब जबकि मुश्तबा खामेनी सुप्रीम लीडर बन गए हैं तो उनके सामने क्या चुनौतियां हैं। याद कीजिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। ट्रंप ने कहा था कि अगला सुप्रीम लीडर हमारी रजामंदी से बनेगा। मगर आज ईरान ने एक करारा तमाचा मारते हुए कहा है कि जो लोग एप्स्टीन फाइल्स में फंसे हैं, जो अश्लील हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कारी हैं, क्या वो हमें नसीहत देंगे और हमें बतलाएंगे कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि मुश्तबा खामेनी के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं। मगर सबसे पहले वो मंजर जब ऐलान हुआ कि मुश्तबा खामेनी होंगे अगले सुप्रीम लीडर, देखिए क्या मंजर था। मजलिस खुबरगान हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मुश्तबा खामेनी, रहबर अजीज मा, वली फकीह मा, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद दो चीजें होती हैं दोस्तों। नंबर एक, उस खुशी में ईरान 2 मिसाइल्स लॉन्च करता है। आपके स्क्रीन पर वो मंजर, जब 2 मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं, दुनिया को संदेश दिया जाता है मुश्तबा खामेनी के अगले सुप्रीम लीडर बनने के बाद। और उसके बाद सड़कों पर जश्न, लोग सड़कों पर उतर आते हैं और देखिए किस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि कौन है मुश्तबा खामेनी, हमें उनके बारे में क्या मालूमात हैं, इसके अलावा कौन सी चुनौतियां उनके सामने मुंह बाहे खड़ी हैं। आपको मेरा यह कार्यक्रम अंत तक देखना होगा, इस शख्स के बारे में, उनकी चुनौतियों के बारे में समझने में, और हां, यह भी जानने के लिए कि किस तरह से मुश्तबा खामेनी अब इस्राएल के दुश्मन नंबर 1 और टारगेट नंबर 1 बन चुके हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कौन सी चुनौतियां हैं, गौर फरमाइए। मुश्तबा खामेनी एक ऐसे समय ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं जब देश युद्ध, सत्ता संघर्ष और सिस्टम के बड़े झटके से गुजर रहा है। इसलिए उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है सत्ता बचाना, वैधता साबित करना और युद्ध के बाद सिस्टम को संभालना। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो विरासत जो उनके पिता देकर गए हैं, यानी कि खामेनी की मौत। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि खामेनी की मौत और सत्ता परिवर्तन इनके लिए एक कठिन चुनौती हो जाते हैं। कैसे, गौर फरमाया जाए। कई रिपोर्टों के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत अमेरिका इस्राएल के संयुक्त हमले में हुई, जो इस युद्ध की शुरुआत में हुई थी। इसके बाद मुश्तबा खामेनी को नए सुप्रीम लीडर के तौर पर चुना गया और कहा जाता है कि यह फैसला असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ मौलवियों ने IRGC के भारी दबाव में लिया। और युद्ध की स्थिति के कारण कुछ प्रक्रियाएं सामान्य संवैधानिक तरीके से अलग भी हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात, उन्हें सुप्रीम लीडर तो बनाया गया है, मगर उनकी नियुक्ति को लेकर कुछ विवाद हो सकते हैं। क्योंकि याद कीजिएगा, खामेनी ने अपने कार्यकाल में, अपने जीवन में क्या कहा था कि वो वंशवाद में विश्वास नहीं करते। यानी कि कहीं ना कहीं खामेनी ने कहा था कि उनके बाद उनका बेटा अगला सुप्रीम लीडर नहीं बनेगा। मगर स्वाभाविक सी बात है, मुश्तबा खामेनी को अगला सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। अब एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं कि उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, गौर फरमाइएगा। चुनौती नंबर 1, वैधता यानी कि लेजिटिमेसी का संकट। 1979 की ईरानी क्रांति वंशानुगत सत्ता के खिलाफ थी। अब अगर सत्ता पिता से बेटे को मिलती दिखती है तो कई मौलवी और समाज के लोग इसे सिस्टम के सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। और जाहिर सी बात है कि मुश्तबा खामेनी के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर मुश्तबा खामेनी फेल हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, तो उन्हें वंशवाद का आईना दिखाया जाएगा। कहा जाएगा कि जब इस्लामिक क्रांति हुई थी तब उसका मकसद यही था कि राजा का बेटा ही अगला राजा बन रहा था, राष्ट्रपति का बेटा ही अगला राष्ट्रपति बन रहा था, और इसको लेकर एक जबरदस्त नाराजगी थी। चुनौती नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, धार्मिक हैसियत।
उनके पिता एक बड़े धार्मिक नेता ग्रैंड आयतुल्ला थे। मुश्तबा को उतनी बड़ी धार्मिक मान्यता नहीं मिली है। कौम के कई धार्मिक विद्वान उन्हें राजनीतिक नेता ज्यादा, धार्मिक नेता कम मानते हैं। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि खामेनी भी ईरान के राष्ट्रपति हुआ करते थे, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ उन्होंने अपना एक मुकाम स्थापित किया, अपना वजूद बनाया और उस हैसियत से उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई। शियाओं के सबसे बड़े नेता बन गए। क्या मुश्तबा खामेनी उसे पार पा पाएंगे? चुनौती नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। IRGC पर निर्भरता। माना जाता है कि उनकी सत्ता में आने में IRGC की बड़ी भूमिका है। इसलिए सवाल यह है कि क्या वो IRGC को संतुलित रख पाएंगे या फिर उन्हीं पर निर्भर होकर रह पाएंगे। इसके अलावा चौथा कारण है जिससे मैं बहुत ज्यादा गंभीर नहीं मानता हूं, क्योंकि इस वक्त ईरान के सामने अमेरिका और इस्राएल की चुनौती है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि उन्हें अंदरूनी सत्ता संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। यह बड़ी चुनौती नहीं है, मगर चुनौती जरूर है। कैसे? गौर फरमाएं। सत्ता के लिए दूसरे बड़े नाम भी थे, जैसे सादेक लारिजानी और कुछ अन्य प्रभावशाली परिवार। इसलिए मंत्रालयों, न्यायपालिका और सुरक्षा संस्थानों में अंदरूनी शक्ति संघर्ष जारी रह सकता है। मगर असली चुनौती आती है युद्ध। युद्ध इस वक्त चल रहा है, कब तक चलेगा हम नहीं जानते। अगर यह युद्ध अगले 6 महीने चलेगा तो यकीनन ईरान को इसका जबरदस्त नुकसान होगा। यानी कि चुनौती नंबर 5, युद्ध से हुई तबाही। गौर फरमाएं, कई विश्लेषकों के अनुसार युद्ध में सैन्य ठिकाने, पुलिस स्टेशन, सुरक्षा ढांचों को काफी नुकसान हुआ है। प्रशासनिक और आर्थिक सिस्टम पहले से ही कमजोर था। और हां, अर्थव्यवस्था। याद कीजिएगा, सुप्रीम लीडर खामेनी के खिलाफ लोग सड़कों पर क्यों उतरे थे? क्योंकि वो लोग अर्थव्यवस्था से नाखुश थे। अभी तो युद्ध चल रहा है, मगर अगर युद्ध खत्म हो गया तो मुश्तबा खामेनी को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, यानी कि अर्थव्यवस्था। गौर फरमाएं, ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों में फंसी है। ऊर्जा, पानी और बुनियादी सेवाओं में भारी समस्याएं हैं। मौजूदा युद्ध के माहौल में प्रतिबंध हटाने की संभावना भी कम है। और जैसे मैंने बताया, जनता का असंतोष, जी हां, जनता का असंतोष जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहा है। और यह एक बहुत ही कठिन चुनौती है इस वक्त मुश्तबा खामेनी के पास। क्या वो जनता के साथ नर्म रुख अपनाएंगे? और क्या उस नरमी के चलते जो लोग उनसे नाराज हैं या उनके पिता से नाराज थे, क्या उन्हें वापस अपने पाले में ला पाएंगे? यह भी अहम सवाल है। इसके बाद चुनौती नंबर 8, बाहरी खतरे। इजराइल और उसके सहयोगी ईरानी नेतृत्व को निशाना बनाने की खुलकर बात करते हैं। इसलिए मुश्तबा को लगातार सुरक्षा खतरे और हत्या के प्रयासों का सामना करना पड़ सकता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और सबसे बड़ा सवाल, उनके अपने पिता की विरासत। खामेनी बेशक जिंदा नहीं है, मगर अभी भी ईरान के कई लोग यह मानने को राजी नहीं है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। लिहाजा उनके सामने उनके पिता की विरासत है और उससे जुड़े कुछ अहम बिंदु और अहम सवाल। गौर फरमाएं। नंबर 1, निरंतरता और बदलने का संदेश। अपने समर्थकों को दिखाना होगा कि अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ नीति वही रहेगी। पिता की हत्या का जवाब दिया जाएगा। नंबर 2, IRGC और सुरक्षा संस्थाओं पर नियंत्रण। IRGC, बसिज और खुफिया एजेंसीज में अपना नेटवर्क मजबूत करना होगा। सत्ता के अंदर के झगड़ों को नियंत्रित करना होगा। नंबर 3, राज्य व्यवस्था को फिर से खड़ा करना। सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा, बिजली, ईंधन और खाद्य आपूर्ति, प्रशासनिक ढांचा को स्थिर करना पड़ेगा। ये तमाम चुनौतियां उनके सामने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम बर मिल्लत अजीज व मुबारज़ मा। امروز رهبری این امت بزرگ را بر عهده میگیرم تا در راه شهیدانمان گام برداریم و امت خود را از بندگی آزاد کنیم. ما تا آخرین نفر از میان خود خواهیم جنگید تا تجاوز وحشیانه غرب را دفع کنیم. پایدار بمانید، زیرا پیروزی یار شماست و اراده ما هرگز شکسته نخواهد شد. मगर जैसे मैंने बताया, उनका चुनाव कई विवादों में घिरा हुआ है। वो विवाद क्या है कुछ देर बाद, मगर वो चुने कैसे गए, इस पर भी गौर फरमाएं। आयतुल्ला अली खामेनी के बेटे मुश्तबा खामेनी ईरान के नए सर्वोच्च नेता बन गए हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने देश के नए नेता के रूप में उन्हें चुन लिया। यह जानकारी ईरान के सरकारी मीडिया ने दी। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स
88 सदस्यीय धार्मिक संस्था है जिसकी जिम्मेदारी सुप्रीम लीडर को चुनने की होती है। संस्था के एक बयान को सरकारी टेलीविजन पर एंकर ने पढ़ा जो कुछ इस तरह से था। युद्ध के बेहद गंभीर हालात और हमारी संस्था के खिलाफ दुश्मनों की सीधी धमकियों के बावजूद और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सचिवालय के दफ्तरों पर बमबारी से उसके कई कर्मचारियों और सुरक्षा टीम के सदस्यों के शहीद हो जाने के बावजूद इस्लामी व्यवस्था के नेतृत्व के चयन और उसकी घोषणा की प्रक्रिया एक पल के लिए भी नहीं रुकी। और जैसे मैंने बताया, उनके चुनाव से कुछ विवाद जुड़े हुए हैं और वो विवाद क्या हैं, गौर फरमाया जाए। मुश्तबा खामेनी का चयन विवाद पैदा कर सकता है। इस्लामी गणराज्य की स्थापना 1979 में तब हुई जब राजशाही को हटाया गया था। इसकी विचारधारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि सर्वोच्च नेता का चुनाव उसकी धार्मिक प्रतिष्ठा और साबित हो चुकी नेतृत्व क्षमता के आधार पर होना चाहिए, ना कि वंशानुगत उत्तराधिकार से, यानी डिनेस्टिकल रीजन से। अली खामेनी ने इस्लामी गणराज्य के भविष्य के नेतृत्व पर केवल सामान्य बातें की हैं। 2 साल पहले असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के एक सदस्य ने कहा था कि अली खामेनी मुज्तबा के भविष्य में लीडर बनने के विचार के खिलाफ थे। और इसके अलावा उनके बारे में कहा जाता है कि वे निहायत ही लो प्रोफाइल नेता हैं, यानी कि बढ़ चढ़कर आगे नहीं जाते हैं। इसका क्या असर पड़ेगा? क्या लो प्रोफाइल नेता बनना एक वरदान होगा? और मैं वरदान क्यों कह रहा हूं दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि खामेनी साहब की एक लंबी विरासत है। और यह ना भूलें, सुप्रीम लीडर बनने से पहले वो राष्ट्रपति थे, वो सेना से जुड़े हुए थे। कहने का अर्थ साफ है, खामेनी ने सुप्रीम लीडर बनने से पहले खुद को स्थापित किया था। मगर इस वक्त मुश्तबा खामेनी के सामने लंबी चुनौतियां हैं और जैसे मैंने बताया, लो प्रोफाइल नेता भी हैं। क्या यह वरदान साबित होगा? अपने पिता के उलट मुश्तबा ने हमेशा लो प्रोफाइल बना रखा। उन्होंने कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला, ना वो सार्वजनिक भाषण देते हैं, ना साक्षात्कार, और उनकी बहुत कम तस्वीरें और वीडियो प्रकाशित हुए हैं। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार 2000 के दशक के अंत में विकीलीक्स के जारी किए अमेरिकी राजनयिक दस्तावेजों में उन्हें पर्दे के पीछे की असली ताकत बताया गया, जिनको शासन के भीतर एक सक्षम और दृढ़ नेता माना जाता है। मैंने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि अंत तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंत तक आप यह समझ जाएंगे कि मुश्तबा खामेनी कौन है, उनकी चुनौतियां क्या हैं, उनसे जुड़े विवाद क्या हैं, और अब जानना बहुत जरूरी हो जाता है उनके बायोडेटा के बारे में कि वो दरअसल हैं कौन। गौर फरमाएं, उनका जन्म हुआ 8 सितंबर 1969 को। 8 सितंबर 1969 को ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में जन्मे मुश्तबा खामेनी के 6 बच्चों में दूसरे स्थान पर थे। उन्होंने तेहरान के धार्मिक अलावी स्कूल से माध्यमिक शिक्षा ली। ईरानी मीडिया के मुताबिक 17 साल की उम्र में मुश्तबा ने ईरान इराक युद्ध के दौरान कुछ छोटे छोटे अंतरालों में सेना में सेवा की। इस युद्ध में पश्चिमी देशों ने खुलकर इराक का समर्थन किया था। इससे ईरान का अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रति अविश्वास और गहराया। 1999 में मुश्तबा अपनी धार्मिक पढ़ाई जारी रखने के लिए कुवम गए। यह एक पवित्र शहर है और शिया धर्मशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस समय तक उन्होंने कभी भी धार्मिक वस्त्र नहीं पहने थे और यह भी साफ नहीं है कि वो 30 साल की उम्र में पढ़ने के लिए मदरसा क्यों गए, क्योंकि आमतौर पर यह पढ़ाई कम उम्र में शुरू की जाती है। मुश्तबा अब भी एक मध्य स्तर के धर्मगुरु हैं जो उनके सर्वोच्च नेता बनने की राह में एक बाधा बन सकता है। तो जैसे मैंने बताया, उनके सामने कई चुनौतियां हैं, मगर उनके सामने जो असली चुनौती है वो बाहरी है। अब वो सुप्रीम लीडर बन चुके हैं, मगर ये मत भूलिए कि अब वो इस्राइल के निशाने पर आ गए हैं। अगले 2 हफ्ते बहुत अहम होने वाले हैं। मुश्तबा खामेनी को मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश इस्राइल और अमेरिका करने वाले हैं। उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ईरानी लीडरशिप को पूरी तरह से डीकैपिटेट कर दिया जाए, यानी कि जो गर्दन है वो धड़ से अलग कर दी जाए, ताकि ऐसे हालात बन जाएं कि कोई नेतृत्व में ही ना हो। इसलिए उनकी चुनौती बहुत अहम हो जाती है और इस मंच पर इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां, तमाम बारीकियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जी हाँ नाज़रीन, ये थी अब तक की मालूमात जो आपके साथ मैंने शेयर की है। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं और इस तरह की हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त पहुँच रहे और आप हर तरह की खबर से बाखबर रह सकें। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। जैसे कोई नई मालूमात आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट वीडियो दिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।